अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम बेसिकली कवर करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। अच्छा, थियोरेटिकली आपके कोर्स में अभी तक ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर दोनों मौजूद हैं। थियोरेटिकली दोनों हैं, एएस में नहीं है। बिल्कुल ऑपोजिट बात है, यूजुअली एएस से कोर्स कम होता है। आपके पास कोर्स में प्रेफरेंस शेयर भी मौजूद है। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ शेयर वाला टॉपिक पढ़ाने से पहले पहले मैं आपको मतलब ये स्टार्ट तो यही हमने हेडिंग यही डाली हुई है, लेकिन मैं पहले ना आपको एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ इस चीज़ को लिखें और फिर हम इस चीज़ को कवर अप कर रहे हैं। सबसे पहले बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए सर कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। आप में से सब लोग बिजनेस पढ़ते हैं तो यूजुअली आपको पता होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या चीज़ होती है। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस के मैं आपको कुछ पार्ट्स यहाँ करा रहा हूँ, सारे नहीं करा रहा। मैं आपको कह रहा हूँ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, कंपनी के पास तीन मेजर तरीके होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस के। मैं तीन को पहले दो में स्प्लिट कर रहा हूँ और फिर मैं उसके बाद आपसे जो है बाकी के एक को फिर दो में मजीद और स्प्लिट करके बताता हूँ। पहले देखिए, पहले यहाँ देखें सर, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अभी मैंने टाइप्स ऑफ शेयर्स नहीं आपको पढ़ाना शुरू किया। पहले मैं, आज का टॉपिक हमारा मेन यही है टाइप्स ऑफ शेयर्स, लेकिन हम पहले ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो भाई, किसी भी कंपनी के पास एक ऑप्शन और होता है। वो ऑप्शन ये होता है कि सर वो कंपनी लोन ले ले। डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ लोन। तो मैं ये कह सकता हूँ सर, कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो कंपनी डिबेंचर इशू करके भी पैसा ले सकती है। लेकिन डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज ए फॉर्म ऑफ, मैंने हाँ, फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो मैंने लिखा फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन है तो इसका मतलब है सर इसको आपने इवेंचुअली रीपे भी करना है। तो ये जवाब दीजिए, ये टेम्परेरी है या परमानेंट है? ये टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो इसका मतलब है सर ये आपके लिए डिवेंचर्स आपके लिए सर टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गए। टेम्परेरी सोर्स है। अच्छा, एक तो ये बात कि टेम्परेरी का मतलब है सर ये रीपे हो जाएगा, और दूसरी बात सर आपको इस पे ईयरली क्या पे करना पड़ेगा? सर आपको इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी पेड, विल बी पेड एज वेल। अब हाँ, टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसके बाद मैंने लिखा कि वो रीपे होगा, प्लस मैंने उसके साथ साथ ये लिखा इंटरेस्ट विल बी पेड एज वेल। आप इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करेंगे। सही है। अच्छा, अब कोई किसी ने सवाल मुझसे पूछना था, बड़ा कोई ना अजीब किस्म का सवाल होता है ओ लेवल में बच्चों का। सर डिबेंचर पार्टनरशिप ले सकती है? नहीं। डिबेंचर सोल ट्रेडर ले सकता है? नहीं, ये सिर्फ कंपनी ले सकती है। तो मैंने आपको कंपनी में स्पेसिफिकली लिखवाया कि डिबेंचर यहाँ जाएगा। बहुत अच्छी अमाउंट होती है, और सर 25 साल 20 साल के लिए होती है, और बहुत हाई इंटरेस्ट भी चार्ज होता है उसके ऊपर। कंपनी ने देना होता है एक आदमी आपको, जो आप, एक तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कल की अगर आप क्लास रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी क्या होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी वाले बिजनेस को आप लोन दे रहे हैं तो आप रिस्क है आपको बहुत। वो रिस्क जब आप जब रिस्क ले रहे हैं तो आप इंटरेस्ट उस पर ज्यादा चार्ज करेंगे। आ रही है बात समझ में? फिर से डिबेंचर को मैंने यहाँ लिखा, डिबेंचर के आगे ऊपर मेंशन कर लीजिए कि ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। ये एनसीएल यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी वाली जगह पे लिखी जाएगी। अब आए सर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर। सर जब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को डिवाइड करने जा रहा हूं तो मैंने लिखा, अब लिख रहा हूं शेयर्स। आई बात समझ में? यानी शेयर्स इशू करके, या मैं यूं लिख सकता हूं शेयर्स, या मैं पूरा लिख दूं यहाँ पे आके इशुएंस ऑफ शेयर्स। इससे भी आप शेयर्स भी लिख लेंगे तो ठीक था। आप इशुएंस ऑफ शेयर से भी सर क्या कर सकते हैं? फाइनेंस जमा कर सकते हैं। शेयर्स आपके कोर्स में दो टाइप के हैं। आपके कोर्स में सर शेयर्स की दो टाइप्स मौजूद हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। एक होता है सर आपके पास, मैंने यहाँ लिखा सर, एक हो गया सर मैंने लिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा आपके पास सर इसी इशुएंस ऑफ शेयर के अंदर आपके पास जो दूसरी चीज आएगी वो आएगी सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। तो मैंने यहाँ के मेंशन कर लिया सर, आपके पास दूसरा आ जाएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। तो दो चीजों पर सर मैंने लाके उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। अच्छा, अब प्रेफरेंस की मजीद दो टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी की कोई टाइप नहीं है। लेकिन ना मैं आपको प्रेफरेंस की टाइप के साथ साथ, ऑर्डिनरी की टाइप के साथ साथ नीचे ना इन दोनों के भी डिफरेंस साथ साथ बताता जाता हूं ताकि आप उसको लिख सकें। सबसे पहले तो ये देखिए, सब प्रेफरेंस वाले को फिक्स्ड रेट मिलता है। किसका? अब सवाल ये है सर, फिक्स रेट मिलता है डिविडेंड का। फिक्स रेट इनका होता है सर डिविडेंड के ऊपर, यानी ये परसेंटेज अमाउंट का जरूर साल में इनको उसका प्रॉफिट मिल जाता है। ऑर्डिनरी का सर जो डिविडेंड का परसेंटेज होती है सर वो वेरिएबल होती है। मैंने यहां लिखा सर वेरिएबल रेट होता है इनका, या वेरिएबल डिविडेंड इनका रेट लिख दें। वेरिएबल रेट ऑफ डिविडेंड होता है, या आसान से लफ्जों में ये भी बोल सकता हूं
इनका अगर हुआ तो, और अगर हुआ भी तो सर डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं डिविडेंड। यानी हर साल आपका डिविडेंड क्या होगा, हर साल आपका एक तो डिविडेंड डिफरेंट होगा और हर साल सर वो चेंज होगा। आ रही है बात समझ में? सर फायदा क्या है सर, कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ऑर्डिनरी वाले को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, लेकिन तब भी प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड क्या रहेगा, फिक्स। अब लेकिन एक और मसला समझें, तब प्रेफरेंस की दो टाइप्स हैं। मैंने यहाँ लिखा सर, जब मैंने प्रेफरेंस से बात की तो मैंने यहाँ के मेंशन किया सर, प्रेफरेंस वाले को मैंने दो टाइप में स्प्लिट किया। नहीं, एक मैंने किया सर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पीएससी, और एक मैंने किया सर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सिर्फ एक लाइन लिखिए, फिर मैं आपको इसकी बात समझाता हूं ये है क्या। कम्युलेटिव के नीचे लिखिएगा सर, कम्युलेटिव का मतलब होता है डिविडेंड विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, डिविडेंड विल बी कैरिड या कैरी फॉरवर्ड, बस यहां एक बात लिख लीजिए, अगर यहां डिविडेंड कैरिड फॉरवर्ड है तो नॉन कम्युलेटिव में क्या होगा, कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा। तो अब सर मैं जरा अब इनकी बात करता हूं, जरा सुनिए। पीएससी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओएससी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और ये एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरिड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड होगा, डिविडेंड विल बी कैरिड फॉरवर्ड, एक का डिविडेंड आप कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे। अब जरा मैं जरा थोड़ा ना, जब इतनी बात की है ना इसकी, तो अब जरा डिविडेंड की बात करो। पहले तो मैं आपकी आंखें खोलूं कि आपने जो बातें पढ़ी हैं वो बिल्कुल सही थी, आपने एग्जाम भी दे दिया, लेकिन शायद हो सकता है आपको कुछ बातें और पढ़नी चाहिए, वो देखें उनमें से एक बात ये आ रही। इतनी बात हुई, आपने एक तरफ तो डिवेंचर को करके एक तरफ कर दिया, डिवेंचर की कहानी तो हमने एक तरफ रख ली। अच्छा, अगर आप डिवेंचर की बात को समझ भी रहे हैं तो फिर मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताऊं सर, डिवेंचर पे आप आखिर में क्या पे ऑफ करेंगे, फिर से बताइए क्या पे ऑफ करेंगे, इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट बताओ किससे पे करते हैं, इनकम स्टेटमेंट से पे करूंगा एज एन एक्सपेंस या कहीं और से, एक्सपेंस होता है ना इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका हमेशा कहाँ से पे ऑफ होगा, इंटरेस्ट आपका पे ऑफ होगा किसके पास से, इनकम स्टेटमेंट से। तो डिविडेंड कहाँ से होगा ये अब देखते हैं। अब ये आ गया सर इनकम स्टेटमेंट की बात करके, अब मैं यहाँ आया, अब जरा गौर से सुनना। तो इसका मतलब ऐसा शेयर होल्डर को एज ए रिटर्न क्या चाहिए होता है, शेयर होल्डर को एज ए रिटर्न एक चीज चाहिए होती है, क्या चीज चाहिए होती है सर, डिविडेंड। गौर से सुनो, मैं कमाल की बात बताने जा रहा हूँ, शायद मैं मुझे मुझे अक्सर ये बात पता होती है कि ओ लेवल से बच्चे जब फिर को फाइनल भी पढ़ चुके होते हैं ना, उनको भी शायद ये बात कम पता होती है। सुनो पहले यहाँ देखो, डिविडेंड को कैलकुलेट करने के ना मतलब दो तरीके होते हैं। डिविडेंड कैलकुलेट करने के दुनिया में दो फॉर्मूले हैं। एक डिविडेंड कैसे निकलता है यहाँ देखना, एक हम निकालेंगे सर डिविडेंड इन डॉलर्स, यानी डिविडेंड का अमाउंट, डिविडेंड अमाउंट। एक उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, एक उसका फॉर्मूला होगा सर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर। सर ये नहीं पढ़ा हमने, कभी नहीं पढ़ा ना ज़ैफा, इसको डीपीएस कहते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे डीपीएस के साथ, मैं आपको दिखाऊंगा आपके पास पेपर में ये चेंज होता है, कभी ये फॉर्मूला यूज होता है कभी वो फॉर्मूला यूज होता है, इसी में कंफ्यूज होता है बंदा। मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ शेयर्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिविडेंड पर शेयर से, एक शेयर पे क्या डिविडेंड अनाउंस हुआ। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आपने 0.03 पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया और आपकी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, तो मैंने 1 लाख को किससे मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ शेयर से, इससे आपका डिविडेंड का अमाउंट आएगा, इससे आपका डिविडेंड आएगा, इससे आपका डिविडेंड फर्ज करें 3,000 रुपए निकल आया कि 3.033% होगा, तो इसका अमाउंट आपका आ गया 3,000 रुपए, 3,000 का डिविडेंड दिया है आपने सब लोगों को। अब जिसके पास 500 शेयर है वो अपने 500 शेयर को 0.3 से मल्टीप्लाई कर लेगा, बात आई समझ में। लेकिन मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ये कि एक तरीका ये है इसको कैलकुलेट करने का, लेकिन दूसरा तरीका देखो जरा, दूसरा तरीका सर हमारे पास क्या आएगा, दूसरा तरीका हमारे पास आएगा, अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड इन अमाउंट निकालना है अगर मुझे, तो मैंने लिखा डिविडेंड इन अमाउंट इक्वल्स टू, डिविडेंड इन अमाउंट इक्वल्स टू, वही डिविडेंड इन अमाउंट यानी डॉलर्स निकालने का एक और तरीका, आप जितना भी पैसा इन कैपिटल लगा हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें डिविडेंड की परसेंटेज के साथ। सर ये क्या हुआ, अब 10%, 20%, 5% डिविडेंड की बात हो रही है। सर इन दोनों में फर्क क्या है, आज आपको ना इन दोनों के फर्क को क्लियर करके क्लास बिल्कुल आपको समझा के हटूंगा तो ये दोनों क्या फर्क है। ये दो अलग अलग फॉर्मूले,
एक अमाउंट पे अप्लाई हो रहा है और एक किस पे अप्लाई हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स पे। और ये मैं क्या, हाँ बोले बोले। परसेंटेज प्रेफरेंस में आती है ज्यादातर और वो अमाउंट वाला ऑटोमेटिक। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है ना कि सर दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क है, और दोनों के फर्क में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें अप्लाई होंगी। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं सुभान। सुभान ये कह रहा है सर जहां मैंने इस पे टिक किया है तो परसेंटेज ज्यादातर किसके अंदर होती है, ज्यादातर सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर होती है। ज्यादातर फॉर्मूला ये वाला, जो दूसरा वाला फॉर्मूला, ये पीएससी पे अप्लाई होता है, और ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला जो है ये ज्यादातर ओएससी पे अप्लाई होता है। अभी बिल्कुल ये मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, पहले लिख लें। हाँ देखोगे तो समझ में आएगा, लेकिन अगर उसका क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए ना तो अब देखो समझाता हूँ बात को। ये पहले तो यहाँ तक लिख लें, सही है। अब जरा मेरी बात सुने, पहले ये लिख लें और फिर तसल्ली से सुकून से पेन रख के मेरी बात को 1 मिनट के लिए सुने। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा पेपर में आपके, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है ही आपके पेपर में। सर अब सुने, क्या आपको याद है मैंने आपको पहली क्लास में एक बात समझाई थी? मैंने आपको सबसे पहले एक बात ये समझाई थी, कंपनी जब भी जाती है अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बढ़ती है। आई ना कल की बात? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो सबसे पहले जाके लीगली गवर्नमेंट को ये बता के आती है भाई हमारा कैपिटल इतना होगा। जब आप कैपिटल इतना होगा बताते हैं ना तो सरकार आपसे सबसे पहले ये पूछती है एक बात बताओ आपको कैपिटल टोटल में चाहिए कितना, आपको मैक्सिमम कैपिटल कितना चाहिए। तो कंपनी जब भी क्या करने जाती है देखिएगा, जब भी कंपनी अपनी क्या कराने जाती है, रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन में कंपनी जो डॉक्यूमेंट फिलअप करती है वो करती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसके अंदर सर कंपनी को सबसे पहले ये बताना होता है मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है। मैंने लिखा यहाँ के सर कंपनी को चाहिए क्या होता है, मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायर्ड क्या चीज है या चाहिए कितना। इस मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायर्ड को अकाउंटिंग की भाषा में, अकाउंटिंग की जबान में बेटा बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? ऑथराइज शेयर कैपिटल। यानी इतना शेयर कैपिटल आपका ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। आप कभी भी इससे ज्यादा पैसा पब्लिक से नहीं ले सकते, ये अकाउंटिंग टर्म है। और से सुनते जाओ और इसको लिखना पे, हाँ लिखें। रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप तो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। उसमें आपको मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायर्ड बाय कंपनी बताना होगा, उसको हम हमारी जबान में अकाउंटिंग में ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। कंपनी को सेटअप करना है तो शेयर अपने बेचेगी तो वो कितने पैसे लोगों से ले सकती है। दिस इज द टोटल अमाउंट दैट कैन बी लाइक टेकन बाय पब्लिक। उसके बाद अगर हम लोग को स्पेंड करना है तो फिर उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रेशन का जो अपना एमओ है उसको चेंज कराएंगे जाके, उसके अंदर इंडोर्समेंट कराएंगे। रिस्ट्रिक्शन है, इससे ज्यादा आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, वरना तो लोग यार पैसा लेके भाग जाएंगे सारा। तो आपके पैसे को रिस्ट्रिक्ट किया गया। अच्छा अब इस ऑथराइज शेयर, अच्छा इस ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब है आप इतना पैसा ले सकते हैं, दिस इज द अमाउंट दैट कैन बी टेकन बाय पीपल। और इसके बाद सर कुछ अमाउंट वो होगा जो हम लोगों से ले लेंगे, लेकिन जवाब दें वो अमाउंट हमेशा ऑथराइज से क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कम या बराबर, ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, इस पर रिस्ट्रिक्शन है। जिस अमाउंट को मैं कह रहा हूं ना कि आपको लेना है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम हम रखेंगे सर इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल कौन सा अमाउंट होगा, विच हैज बीन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम पीपल, जो लोगों से ले लिया गया। इसका एक और नाम भी होता है, इसका नाम हम रखते हैं यूजुअली पेड अप कैपिटल। ये सारे नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जब एमसीक्यूज कराऊंगा तो आपको समझ में आएगी मेरी बात। ये सारे नाम जरूरी है, इसी में तो कंफ्यूजन होती है सारी। अच्छा अब मैं स्टार्ट ले रहा हूं किससे, मैंने आपकी जो लाइन ड्रॉ की है वो देखिए, वो ऑथराइज शेयर कैपिटल पे ड्रॉ की है। जब आप कंपनी को रजिस्टर कराने जाते हैं वो ये थोड़ी पूछते हैं बस कितना पैसा चाहिए, बस बताओ कितना चाहिए हम कर देते हैं इंडोर्स। वो आपसे सबसे पहले 3 सवाल पूछेंगे और वो इस फॉर्मूले के तहत पूछेंगे। वो बोलेंगे भाई कंपनी रजिस्टर कराने आए हो, ये बताओ एक शेयर की वैल्यू कितनी है। उस एक शेयर की वैल्यू जिसको आप सरकार से रजिस्टर कराते हैं उसका नाम होता है पार वैल्यू। क्या वैल्यू कहते हैं उसको? पार वैल्यू। उसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। पार वैल्यू क्या होती है, फिर से बोलो मौसा, बहुत आसान सा लफ्ज। मैं कंपनी रजिस्टर कराने गया, गवर्नमेंट ने बोला एक शेयर की क्या वैल्यू, उस एक शेयर की वैल्यू किसी फॉर्मूले से आई होगी। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला होता है सर, आपको यहां पे मैं लिख के देता हूं सर, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है सर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, और ऊपर मैं ओ लेवल्स के बच्चों के लिए खासतौर से ये डॉलर का साइन बना रहा होता हूं, ऑथराइज शेयर कैपिटल इन डॉलर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आपको समझ में आएगी मेरी बात? मैं घुमा के आपको वापस ऊपर डिविडेंड पे लेके जाऊंगा, लेकिन मुजैफा जैसे बच्चे को भी ये बात ना समझ नहीं आ रही ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो भी क्लियर हो जाएगी। देखो ये अच्छी बात है, तुम ये क्लास ले रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर ये मैंने लिखा ऑथराइज शेयर कैपिटल और मैंने डिवाइड किया उसको किससे आके, नंबर ऑफ शेयर से। मतलब मेरा एक बच्चों वाला सवाल, यही सवाल सब सारे टीचर सबसे पहले इस क्लास के शुरू में करते हैं। मैं भी जब पढ़ा था मुझसे भी यही सवाल हुआ था, सर मुझे $1 लाख की जरूरत है,
और मैं अगर अपने $1,00,000 के लिए 1,00,000 शेयर होल्डर्स को चाहूँ रख लूँ, सही है? तो जवाब दें सर एक, हाँ $1 या $1। मैं कहूंगा सर $1 मेरे एक शेयर की वैल्यू है। सर मैंने किया क्या, मैंने बेसिकली जितना अमाउंट मुझे रिक्वायर्ड था मैंने उसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। अब मेरा एक सवाल है, सुनो सर, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो सर जवाब दें ये अमाउंट मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ना। अब मैं आ रहा हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ, सुनिएगा। सर एक कंपनी है जिसने कहा यार हम अपने शेयर की वैल्यू ज्यादा रखेंगे, अभी हम स्टार्ट ही करें लेकिन हम ज्यादा रखेंगे। तो मैंने कहा सर आ जाते हैं अब सर इस पर बात करते हैं। तो मैंने कहा सर एक कंपनी, उसने बोला भाई मेरा शेयर जो है, मैं 5 लाख मेरा जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है, और मैं कह रहा हूँ कि सर मैं इसको डिवाइड कितने से करूंगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा 1,00,000 से। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई सर, एक की आ गई $5। एक शेयर की वैल्यू $5 ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ये होता है कि जितने कंपनी को चाहिए होता चाहिए होते हैं, जितने चाहिए। अब इसमें से कंपनी सारे शेयर नहीं इशू करती, बिल्डिंग बना रही होती है तो 10,000 शेयर इशू करती है, $10,000 ले लेती है। एक कंपनी स्टार्ट होती है ना तो उसको पता होता है यार हमें अगले 3 सालों में $5,00,000 की जरूरत है, $50,00,000 की जरूरत है, 5 मिलियन की जरूरत है। तो वो ये करती है एक, क्योंकि आज ही सारे पैसे थोड़ी ले लूंगा सबसे, थोड़े थोड़े करके लूंगा ना। आज लूंगा तो फैक्ट्री बनाऊंगा, फैक्ट्री खड़ी होगी तो फिर इंपोर्ट कराऊंगा, फिर मजीद शेयर इशू करूंगा तो फैक्ट्री में प्लांट लगाऊंगा, फिर मजीद शेयर इशू करूंगा तो फिर उसके बाद फैक्ट्री में ये काम कराऊंगा। आ रही है मेरी बात समझ? स्टेप बाय स्टेप होता है, एक ही दिन में पूरा बिजनेस तो नहीं सेटअप हो सकता। तो हम गवर्नमेंट को बता देते हैं हमें 5 सालों में इतनी की जरूरत पड़ेगी भाई, इतना हमें अलाउ कर दो। गवर्नमेंट समझेगी, आपको अलाउ कर देगी। अथॉरिटीज होती हैं जो चेक करती हैं, हाँ आपके बिजनेस में इतना दम है, आपको $5 मिलियन का वो अनाउंस कर देती हैं। उसके बाद आप जनरल पब्लिक को वो शेयर्स ऑफर करते हैं। अगर जनरल पब्लिक को समझ में आता है तो वो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। आ रही है बात समझ में? ये पूरी स्टोरी है, आ रही है बात समझ में? अब उस मैकेनिज्म में लेकिन एक बात को समझो, शेयर्स जो है ना भाई, ऐसे एक शेयर दो शेयर आप मार्केट से नहीं खरीद सकते। शेयर्स ना बिकते किसके अंदर है, शेयर्स बिकते हैं सर किसके अंदर, सर ब्लॉक्स में। ब्लॉक्स का क्या मतलब होता है सर, ब्लॉक्स का मतलब होता है सर ब्लॉक, एक ब्लॉक मिनिमम भी कितने का होगा, 500 शेयर्स का, 500 शेयर्स आपको खरीदने। मेरा एक बच्चों वाला सवाल, एक ब्लॉक अगर मैं इस शेयर का खरीदूं और एक ब्लॉक 500 में इस शेयर का खरीदूं, किसका महंगा पड़ेगा मुझे? कॉमन सेंस है। जवाब दें तो इसका मतलब है अगर मैं अपने शेयर की वैल्यू $1 से बढ़ा दूं तो शेयर जितना महंगा हो जाएगा, लोगों की अप्रोच में वो क्या हो जाएगा, महंगा, है ना, सस्ता। अब उस इसमें महंगे और सस्ते की बात हो गई। पहले ये कॉपी करो, अभी समझाता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अभी आपको अपनी बात क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये टॉपिक इतना अच्छा है कि इसके अंदर ये सब बातें समझाने के लिए भी आपको एक पूरी मैकेनिज्म से गुजरना है। आप लिखें, है। ये जो ये है 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर जो है ये कंपनी वो करेगी ना, डिसाइड करते हैं मुझे हाँ कितने में बेचना है। मुझे कितने में बेचना है तो मैं उतने ही शेयर नीचे रखूंगा। अगर मुझे 1 मिलियन का अमाउंट चाहिए और मैं उसको 1 मिलियन शेयर से डिवाइड कर दूं, 1 आ गया आंसर। तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ ना ये मुझे क्या चाहिए। मेरे पास शेयर कम है लेकिन मुझे चाहिए अच्छा खासे पैसे, तो मैं उसकी वैल्यू 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 पे रखूंगा, लेकिन मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि मैं लोगों की अप्रोच के हिसाब से $1 के आसपास ही रखूं। मैं उसको आगे पीछे ज्यादा कम ही करता हूँ। आ रही है बात समझ में? दुनिया में कम ही हो, कंपनी तो कुछ दिनों में अगर ग्रो कर गई ना तो ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट वैल्यू शेयर की बढ़ जाएगी। ये तो उसकी रजिस्टर्ड वैल्यू है, पार वैल्यू। कुछ अर्से बाद इसकी एक मार्केट वैल्यू भी होगी, जो अभी आपके टॉपिक में अभी अभी आ जाएगा। अब सुने सर, यहाँ देखें, अब आपने अगर ये सब लोगों ने कॉपी कर लिया तो अब आपका बेस स्टार्ट हो रहा है। सुने, तो इसका मतलब है सर, जाग जाओ बेटा, आप ए लेवल्स में 2 महीने बाद आने वाले, ये सब सीखना है आपको। सर मैंने लिखा सबसे पहले आके नंबर ऑफ शेयर्स। जवाब दो, नंबर ऑफ शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई कराया जाता है, पार वैल्यू से। तो जवाब दे, अमाउंट किस में आ जाता है, अमाउंट इन कैपिटल आ जाता है। आ जाता है ना सर ये अमाउंट, यही फॉर्मूला है। मैंने इसी फॉर्मूले को आपके सामने बिल्कुल एज इट इज करके लिख दिया। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, अब देखते जाइए और मेरे सवाल का जवाब देते जाइए। सर मैंने कहा आपसे, मैंने आपको कहा मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 1,00,000। सर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 1। तो जवाब दीजिए, अमाउंट इन कैपिटल मेरा कितना जनरेट होगा, सर इन डॉलर्स मेरा अमाउंट ये जनरेट होगा। तो डॉलर वाला यहाँ गया। अब आ जाओ जैफा, उजैफा मुझे एक बात बताओ, अगर फर्स्ट करो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 1,00,000 हैं, लेकिन मेरे एक शेयर की वैल्यू मैंने 0.5 डिसाइड की है, तो जवाब दो अमाउंट में कितना जनरेट करूंगा। तो अमाउंट में जनरेट करूंगा कितना, 50,000। अब मेरा एक और सवाल है, सर अगर फर्ज करें मुझे 2,00,000 का कैपिटल कोई बोले और मुझे कोई ये बोले कि आपके पास फर्ज कीजिए 4,00,000 के नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अब क्या करूं, पार वैल्यू कैसे निकालूं? ये वैल्यू कैसे आएगी सर, वैल्यू 2,00,000 को डिवाइड करूंगा 4,00,000 से, तो आंसर क्या आएगा सर मेरे पास, आंसर आएगा सर मेरे पास यहाँ पे 0.5। तो मैंने ये 0.5 निकाला। अच्छा, अब अगर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ और मैं अगर आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको ऐसा कंफ्यूज करूंगा। सर मैं यहाँ लिखता हूँ मुझे कितने, मुझे 1 मिलियन चाहिए। सर जवाब दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास 1 मिलियन है। इसका आंसर क्या आ गया सर आपके पास, 1।
अच्छा इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुज़ैफा ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ जब सर हमारा ये और ये सेम होता है तो तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 1। लेकिन सर जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा आगे 2.5 लाख और मैं यहाँ जैसे ही लिख दूंगा 1,50,000 दो तो इसका मतलब है 2 या आधा या 2। दो 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 कैसे सर, 2.5 लाख को मैं डिवाइड करूंगा 1,25,000 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 2। अच्छा तो ये भी तो सब सर किस में आ रहा है, ये सब का सब किस में आ रहा है सर, डॉलर्स में। अब बड़ा टेक्निकल सवाल सर, अगर फर्ज करें मैंने 2.5 लाख यहाँ लाने हैं, लेकिन मैंने 5 लाख शेयर्स इशू करने हैं, आंसर क्या बनेगा 0.5, आधा, है ना टेक्निकल सा। लेकिन अब बताओ मैंने 5 लाख का अमाउंट जनरेट करना है मगर मैं चाह रहा हूँ मैं अपने शेयर की वैल्यू 0.5 रखूँ, अब क्या करूँ? 1 लाख 1 लाख 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन करके देखना कैलकुलेटर पे, 5 लाख को डिवाइड करना हमेशा, 5 लाख को 0.5 से डिवाइड करना, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1 मिलियन। कितना आ जाएगा 1 मिलियन, 1 मिलियन शेयर। सर इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है जब भी शेयर की वैल्यू 1 हो ना तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शेयर की वैल्यू जैसी 1 से ज्यादा या 1 से कम हो जाए आपको फौरन से कैलकुलेट करनी है कि क्या हो रही है। अब मेरी बात समझ में आ रही है हुजैफा? लेकिन अब सुनो ये क्या है, लास्ट वाली लाइन को देखना, ये क्या है भाई, 1 मिनट हाईलाइट करूं, ये कितना अमाउंट है ना, ये क्या है और ये क्या है, चेंज है ना इसमें। आओ बेटा जरा ये बताओ फिर, तो इसका मतलब है सर डिविडेंड के जो दो फॉर्मूले हैं ये तो फर्क है ना दोनों फॉर्मूले में। सर फर्क कैसे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका अमाउंट 5 लाख है, अगर आपका अमाउंट कितना है 5 लाख और आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10 लाख, ये वाला लास्ट वाला हमने रखा, तो मैं कहता हूं आपको आपको 10% डिविडेंड देना है। कितने परसेंट देना है? 10% डिविडेंड देना है। किस पे अप्लाई करूं, उधर वाले पे या इधर वाले पे? इधर वाले पे। अगर इधर वाले पे अप्लाई करूंगा तो 10% किस पे अप्लाई करूंगा, 5 लाख पे, 10 लाख पे नहीं। आ गई बात समझ में, नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं, ये वाला फॉर्मूला कैपिटल इन अमाउंट पे अप्लाई होगा। आ रही है बात समझ में हुजैफा? ये हुजैफा ऊपर देखो मैंने क्या लिखा, मुझे 10% डिविडेंड देना है। परसेंटेज ऑफ डिविडेंड किस पे अप्लाई होती है हमेशा, अमाउंट पर, अमाउंट पर। और डीपीएस हमेशा डिविडेंड पर शेयर किस पे अप्लाई होता है, नंबर ऑफ शेयर्स पर। यानी इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूं 0.1 डिविडेंड देना है, आपको लगेगा ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। 0.1 मैंने कहा हर शेयर को आपने कितना डिविडेंड देना है 0.1, 0.1 को किस पे अप्लाई करूंगा 10 लाख पे। आ गई मेरी बात समझ में? मैं जब ये कह दूं डायरेक्टर हैज पेड द डिविडेंड ऑफ 0.3 पर शेयर तो आप उसे हमेशा नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर डायरेक्टर ये कहते हैं 2% ऑफ द डिविडेंड हैज बीन पेड, परसेंटेज को हमेशा किससे अप्लाई करेंगे, कैपिटल के साथ। मेरी बात समझ में आई? जमीन और आसमान का फर्क है दोनों, पूरी वैल्यू गलत हो जाएगी वरना। आ रही है बात समझ में? अरे सर बात से पर में क्वेश्चन है, ऐसे हैं 2017-16 में ऐसे क्वेश्चन है। दोबारा समझाऊं, फिर से बोलो। देखो हाँ अब देखने वाली बात पे आते हैं। अब जरा सबसे पहले तो एक काम कीजिए ना, देखने वाली बात को छोड़ें, सबसे पहले ये कॉपी करें, ये टेबल बहुत जरूरी है कॉपी करना। ये नंबर ऑफ शेयर्स और पार्ट वैल्यू और कैपिटल इनमें बड़ा फर्क होता है, लेकिन जैसे ही कैपिटल और नंबर ऑफ शेयर्स बराबर हो जाए तो पार्ट वैल्यू आपकी कितनी होती है 1। और अगर क्वेश्चन खुद कह दे पार्ट वैल्यू 1 है तो सब आसान हो गया, कैपिटल उसका नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे उसके। ब्लॉक आपको निकालने ही नहीं अब्दुल राफे, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनीवेयर। बस ये याद रखना कि शेयर्स हमेशा ब्लॉक में बिकते हैं, बस इतनी बात याद रखनी है। तो डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए कितने फॉर्मूले हो गए, 2। डन।
अब जरा इशूएंस ऑफ शेयर में भी जाने से पहले, क्योंकि डिविडेंड की इतनी बात कर ली है तो फिर आप डिविडेंड की यहाँ बात करते हैं और मजीद। अब जरा सुने लेकिन सर, इसमें जो फॉर्मूला है, अगर हमें दिया हुआ हो कि इतने परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हमें देना है, तो हम अमाउंट पे लगाएंगे। अमाउंट पे लगाएंगे, परसेंटेज कैपिटल लगाएंगे। हमें क्वेश्चन में बताया होगा ना कि भाई कि वो नंबर ऑफ शेयर्स हाँ। करना है या फिर नहीं, ये नहीं बताया होगा। ये बताया होगा कि सर डिविडेंड परसेंटेज में गिवन दिया गया है या डिविडेंड पर शेयर दिया गया है। पर शेयर दिया होगा तो ये नंबर ऑफ शेयर्स पे लगेगा, और अगर परसेंटेज दी भी हो तो फिर अमाउंट पे लगेगा। अब यहाँ देखो, मेरी बात सुनो, अब जरा थोड़ा सा ना यहाँ देखो, ये मैं आपको क्यों इस कंफ्यूजन से गुजार रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आए। सुनिए सबसे पहले मेरी बात, ये है इंपॉर्टेंट बात जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। सर ये क्या चीज़ है जिस पे हमने बात स्टार्ट की थी? मैंने लिखा सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमने एक छोटी सी बात स्टार्ट की थी जो आधी रह गई है, उसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर इशूएंस ऑफ शेयर पे जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर पे सर मैंने आपसे दो बातें की। मैंने कहा सर प्रेफरेंस शेयर में एक आपके पास होगा कम्युलेटिव और एक आपके पास होगा सर नॉन कम्युलेटिव। एक आपके पास होगा नॉन कम्युलेटिव। सर इन दोनों में फर्क क्या है? सुनिए, अब अगर मैं फर्ज करें आपसे कहता हूं आपने एक प्रेफरेंस शेयर $1 का इशू किया हुआ है जिसकी पार वैल्यू $1 है, सही है? आपसे मैंने कहा सर उसके आपने नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए हैं वो किए हैं 1 लाख, तो कोई जवाब देगा मुझे अमाउंट कितना आएगा इसका? इसका अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। फर्ज करते हैं दूसरी भी एग्जाम्पल पे ये रखते हैं, आपने नॉन कम्युलेटिव की पार्ट वैल्यू जो है वो रखी हुई है 1 और आपके पास नंबर ऑफ शेयर उसके कितने हैं सर? उसके शेयर्स हैं आपके पास 2 लाख। चले 1 लाख ही रखते हैं शुरू में आपको आसानी हो। 1 लाख शेयर्स, तो अभी भी जवाब हुज़ैफा का यही आएगा सर, अमाउंट जितना जनरेट होगा वो कितना होगा सर? वो होगा सर 1 लाख। ऐसा ही है। अब यहाँ देखना, जरा मेरी बात सुनना सर, मोस्टली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को परसेंटेज में डिविडेंड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड होता है ना, वो डिविडेंड इन रेट क्या होता है सर? इन रेट फिक्स होता है। हम उसको इसीलिए वो हमारे पास पैसे इसी बात के लगाता है कि भाई प्रॉफिट हुआ तो इतना % आप मुझे दोगे। हो सकता है आप दूसरों को कम दें, आप दूसरों को देना चाहें कम, ऑर्डिनरी को दे दें, लेकिन मैं बोले दोबारा सर, अगर वो प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी इन्हें देना पड़ता है समटाइम्स। हाँ, उसके लिए नहीं भी हुआ तब कब देना होता है और जब हुआ तब कब देना होता है, मैं दोनों लिखवा रहा हूँ आपको, और हर दफा नहीं देना होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि कोई डिविडेंड की परसेंटेज ना एग्रीमेंट में तय कर लिया आपने। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आसान करने के लिए आपको कहता हूँ, फर्ज करें आपने तय कर लिया 10% देंगे, तो 10% अगर आप उनको डिविडेंड देंगे तो अब किस पे अप्लाई करूं? फिर से बताओ, इस 1 लाख के शेयर्स पे अप्लाई करूं या 10 लाख या 1 लाख के अमाउंट पे अप्लाई करूं? अमाउंट पे। तो मैंने कहा सर अमाउंट के ऊपर मैंने 1 लाख के ऊपर मैंने सर कितना अप्लाई किया? मैंने अप्लाई कर दिया सर कितने %? 10%। अब मेरा इसका जवाब कितना आया? 10,000। आई बात समझ में? अच्छा, अगर अब ये एग्जाम्पल देखना, मेरी बात सुनना, इस एग्जाम्पल को सुनना, तो इनका हर साल का डिविडेंड कितना बनेगा? 10,000। अब जरा गौर से देखना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ईयर 1, मुझे नहीं पता भाई स्कूल में बच्चों को आजकल इस तरह की अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं दे रहे भाई, वरना तो ए लेवल से फंस जाओगे आके। सर समझो, यहाँ देखें, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये 3 साल मैंने यहाँ ड्रॉ किए। सर मैंने कहा फर्स्ट करें आपका पहले साल का प्रॉफिट फॉर द ईयर, पहले कम्युलेटिव की बात कर रहा हूँ, कम्युलेटिव की। पहले साल का प्रॉफिट आपका कितना हो गया? आपका पहले साल का प्रॉफिट हो गया 10,000। फर्स्ट करें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आपको इसमें से डिविडेंड देना है। मैंने सर इसमें से डिविडेंड दिया, मैंने डिविडेंड कितना अग्री किया हुआ है? 10,000, तो मैं 10,000 पे कर दूंगा। मेरी बात समझ में आई? मैं 10,000 उठा के उनको पे ऑफ कर दूंगा। सर ये तो आपने सारा अमाउंट उनको दे दिया, तो भाई था ही इतना, और एग्रीमेंट भी यही है, तो देना ही पड़ेगा। दूसरे साल क्या हुआ? दूसरे साल मैंने सर 2,000 कमाए, फिर भी अब मुझे देना तो 10,000 है, लेकिन मैं दे कितना सकता हूँ? 2,000। 2,000 ज्यादा दे ही नहीं सकता। इस साल हुआ ही प्रॉफिट है, लेकिन सर मैं इस साल कितना पे करूंगा? 2,000। अब जवाब दो, इस साल के कितने बच गए? 8,000। अगले साल प्रॉफिट हुआ फर्ज करें 25,000 का, अब मैं इसका कितने पे कर दूंगा? 18,000। इसको कहते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल, कम्युलेट करते जा रहे हैं, देंगे। इसकी वाली बात सुभान ने यही कहा था अभी शुरू में, मैं रुका इसलिए उसको बोला नहीं मैं बीच में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्या, कम्युलेटिव वाले को आप कैरिड फॉरवर्ड करते जाते हैं, जिस वाले को आप बस अगर 2,000 दिए तो छोड़ दिया बाकी। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कम्युलेटिव की बात करूंगा यहाँ पे आके, सर मैंने इनको डिविडेंड देना है, मैंने कहा सर, मैं लिखना तो यहाँ पे वैल्यू में जरा अच्छी चीज चाह रहा था, लेकिन चलिए अभी आपको ये बात समझाता हूँ। आपने कहा सर आपने आपने इसको 10,000 का डिविडेंड देना है, तो अब सर मैंने यहाँ के लिखा, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे फिक्स करूंगा, मैं लिखूंगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो मैंने यहाँ कहा कि आपके पास सर यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ आपके पास क्या आएगा? डिविडेंड। और सर मैंने यहाँ लिखा पहले साल का प्रॉफिट आपके पास कितना आया? सर पहले साल का प्रॉफिट आया 10,000, मैंने 10,000 इनको दे दिए। दूसरे साल का प्रॉफिट आया 2,000, सर मैंने इनको दिए 2,000। अब इनके 8,000 बचे, उसका क्या? खत्म, एक्सपायर हो गए हो। सर उसके बाद बोलो बोलो।
अरे आप बोलो ना, मैं तुम्हारी बात तो सुनूंगा। ये कंपनी ये कर सकती है कि उसने अपना प्रॉफिट ऑफ द ईयर कम दिखाकर हाँ नहीं फ्रॉड हो जाता है ना। ये तो फ्रॉड हो गया ना, तो कंपनी का मालिक ही शेयर होल्डर है, आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कंपनी का मालिक शेयर होल्डर है, उससे आप छुपा नहीं सकते। कंपनी आप कंपनी का मालिक कर रहा है दूसरों को कम देने के लिए। दोबारा बोलिएगा। आप कंपनी का मालिक कर रहा है दूसरों को कम देने के लिए। इसलिए तो तुम हो फिर चार्टर अकाउंटेंट का काम क्या है? वो तो सब कुछ फ्लॉप करवा देगा, वो तो सब कुछ फिक्स करवा देगा। करते हैं लोग ऐसा, फ्रॉड में मत जाओ, फ्रॉड एक अलग काम है, फ्रॉड हो गया ना। अभी आपने बताया जो खा जाएंगे। लेकिन जब ये जो पैसों की बात है ना, ये थोड़ी सी आगे चल के तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे खा भी नहीं सकता, इतना आसान भी नहीं है। पब्लिश्ड अकाउंट से कुछ नहीं हो सकता इसका मतलब, ये आप ऐसे आसानी से किसी को नहीं दे सकते। या आपने इनका प्रॉफिट ऑफ द ईयर पब्लिक होता है ना इनके फाइनेंशियल। और चार्टर अकाउंटेंट न्यूट्रल भी तो होता है, एक बंदा एक ऑडिटर भी तो होता है, इनको ऑडिट करेगा, तो वो सब काम होगा ना इसमें। कॉपी करो इसको, जल्दी करो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से इसको कॉपी करो। मैंने रिपीट क्या किया सर, जो मेरे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं उनको मैं डिविडेंड क्या कर दूंगा, उनको मैं डिविडेंड कैरिड फॉरवर्ड कर दूंगा। यानी अगर एक साल नहीं मिला, जैसे ईयर 2 में, यहाँ देख लेना सब लोग, सर ईयर 2 में नहीं मिला तो ईयर 3 में सर मैंने उसको 18,000 पे किया, क्योंकि पिछले साल का उसका मुझे अभी 8,000 देना बाकी था। अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं, सर ये तो सारी जिंदगी तो सर प्रेफरेंस वाले फायदे में रहेंगे, ऑर्डिनरी वाले से पहले इनको डिविडेंड मिल जाता है, ये डिविडेंड लेके। मैं आपको अभी कुछ इनके डिसएडवांटेजेस यहीं पे लिखवाता हूँ, मेरी बात सुने। अगर फर्ज करें प्रॉफिट 25,000 के बजाय 25 लाख हो जाए, तब भी इनको 10,000 मिलेगा। तो उसका मतलब है एट द टाइम ऑफ हाई प्रॉफिट्स ये बेचारे कुछ नहीं कमाते, ये फिक्स है, इनका फिक्स है। और फिर ऑर्डिनरी का प्रॉफिट के हिसाब से बढ़ जाएगा। ऑर्डिनरी का भी वो फिक्स्ड होगा, वो परसेंटेज फिक्स्ड होगी। नहीं, ऑर्डिनरी की कोई चीज फिक्स नहीं है, ऑर्डिनरी में कोई चीज फिक्स नहीं है। अच्छा अब जरा मेरी बात सुनना है, पहले लिखो, फिर मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। ये पहले लिखो, मैं तुम लोगों के एमसीक्यूज के बहुत सारे मसले ना इसी में सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा अब यहां तक जितना आपने काम किया ना, उसके हिसाब से आपके जहन में ना एक सबसे बड़ा सवाल आना चाहिए, सर तो प्रेफरेंस वाला तो सबसे ज्यादा फायदे में, प्रेफरेंस तो सबसे पहले पैसे लेके साइड में हो जाएगा। प्रेफरेंस वाले के ना भाई कुछ ना हमें क्वेश्चन के साथ साथ हमें इसके कुछ ना कुछ जो है ना वो देखने चाहिए। पेड अप कैपिटल और शूट कैपिटल इट्स द सेम। पेड अप कैपिटल मतलब इतने पैसे मिल गए कंपनी को रुपया। ये सब लोग कॉपी करें, आप लोग भी इसे कॉपी कर लो, मैं जरा फिर आपसे बात करूं। एक दफा वापस इन दोनों में क्या डिफरेंस है बता। मैं दोबारा से बोलता हूँ, कम्युलेटिव वाला जो है ना राफिक, कम्युलेटिव वाले को आपने क्या किया, आपने बोला सर मैं इसको साल में इसके 1,00,000 रुपए के ऊपर, मैं इसके 1,00,000 रुपए के ऊपर इसको 10% डिविडेंड दूंगा। तो 10% डिविडेंड मेरा कितना बनता है सर? 10% डिविडेंड मेरा इसका बनता है सर 10,000 रुपए। तो मैंने पहले साल उसे 10,000 इसलिए दिए क्योंकि पहले साल मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट ईयर मेरा प्रॉफिट 2,000 हुआ तो मैंने उसको सिर्फ 2,000 दिए, लेकिन चूंकि इसके 8,000 अभी मजीद देना बाकी थे तो मैंने अगले साल उसको पे किए। आ गई बात समझ में राफे? यानी उसका पिछले साल का डिविडेंड मैं अगले साल कैरी करके लेके गया। लेकिन जब मैंने यहाँ नॉन कम्युलेटिव की बात की तो नॉन कम्युलेटिव में पहले साल 10,000 दिए, दूसरे साल 2,000 दिए, लेकिन 2,000 देने के बाद उसके जो मजीद 8,000 बचे वो मैंने उसको नहीं दिए, वो खत्म हो गए। और ये बात समझ में, नॉन कम्युलेटिव वाले में डिविडेंड अगले साल कैरी नहीं होता। डने भाई यहाँ तक लिख लिया? अब जरा, हाँ कम्युलेटिव में होता है, नॉन कम्युलेटिव में नहीं होता। अब सुने सर एक बहुत ही अच्छे से एक बात को लेकिन यहाँ समझिएगा सर, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होते होंगे सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के। हेडिंग डालिए सर, डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएससी। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आप पैसा लगा दें, आप ऑर्डिनरी में क्यों नहीं लगा रहे? ऑर्डिनरी में क्यों लगाने जा रहे हो? प्रेफरेंस में लगा दो ना जाके, पैसे ज्यादा अच्छा है, वो तो फिक्स रिटर्न देगा। सर सुने, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है आपके पास नो वोटिंग राइट्स। सर ये वोटिंग राइट वाली बात कहां से आ गई? नो वोटिंग राइट्स फॉर इलेक्शन या सिलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओ भाई मैं कंपनी का मालिक हूं और मैं अपनी मर्जी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं रख सकता। आपने प्रेफरेंस शेयर वाला, जब भी प्रेफरेंस शेयर अनाउंस होगा तो आपको ऐसे थोड़ी अनाउंस होगा प्रेफरेंस शेयर के भाई थोड़े से 10,000 12,000 डॉलर दे दो। मिलियंस में ट्रांजैक्शन होगी प्रेफरेंस शेयर की, और वो पैसा लगाने के बाद आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो नहीं है जो आप चाहते हैं। आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शहबाज शरीफ में मर जाए,
डूब जाएगी ना कंपनी आपके, आपके पैसे कहीं निकल जाएंगे, जान छोड़ जाएगी। तो सर फर्स्ट करेंगे, मैं कह रहा हूँ नो वोटिंग राइट्स फॉर इलेक्शन और सिलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 2, दूसरी चीज पे आए सर। नंबर 2 दूसरा, लो प्रॉफिट्स में तो आपको फायदा हो रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू व्हेन, हाँ व्हेन बिजनेस मेक्स हाई प्रॉफिट, व्हेन बिजनेस मेक हाई प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट, the dividend will remain same, the dividend will remain same। जिसने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीदा है, जवाब दें, उसकी इन्वेस्टमेंट तो ब्लॉक हो गई है ना। तो इसका मतलब है सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब आप लेंगे तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट विल बी ब्लॉक, ये वैसे है ए लेवल्स का पॉइंट, ब्लॉक फॉर सम टाइम। हाँ बोले बोले, थोड़ा वो मिलता होगा महंगा। बिल्कुल ऐसा होता है, कम्युलेटिव महंगा मिलता होगा और नॉन कम्युलेटिव सस्ता मिलता होगा, ऐसा बिल्कुल होता है। ऑर्डिनरी मार्केट के हिसाब से चल रहा होगा, उसमें भी बहुत सारे फर्क हैं। अभी तो फिलहाल हमने ये बेसिक डिसएडवांटेज, ये इसका लास्ट वाले को अगर छोड़ के आपसे वो बोले ना 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, ये शुरू के 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिरी वाला इन्वेस्टमेंट ब्लॉक रहेगी, आपसे जब एग्रीमेंट किया जाएगा कि आपको मैं 8% दूंगा, तो ये भी लिखूंगा 2 साल तक आप अपना शेयर नहीं बेचेंगे, आप अपना शेयर अपने पास ही रखेंगे, आप ये पैसे किसी को मार्केट में नहीं फ्लोट कराएंगे, नहीं कराएंगे, रिस्ट्रिक्शन देंगे आप उसको कुछ ना कुछ। इसीलिए कह रहा हूँ ये वाला पॉइंट आप थोड़ा आगे जाके फर्दर स्टडीज में पढ़ लेना। वो भी तो आता होगा जिससे वो थर्ड पार्टी को कर दिए। हाँ किसी को भी नहीं देना आपने, आप ये शेयर अपने पास रखें 2 साल तक, 2 साल के बाद आपको अपॉर्चुनिटी, आप किसी को बेचना चाहें तो बेचें, और इतने % शेयर पहले बेचेंगे और इतने बाद में नहीं बेचेंगे, वो एक लंबी कहानी है। और फिर दोबारा पहली बात, हुज़ैफा जो बात कह रहा है वो एक बड़ी कॉमन बात है कि ये प्रेफरेंस शेयर है भाई, महंगा मिलता होगा, महंगा मिलने के बावजूद भी % कमी मिल रही है उसके ऊपर। जो शख्स 2 करोड़ रुपए लगाए और 10% उस पर रिटर्न मांगे, तो उसका मतलब है कंपनी को वो कह रहा है 20 लाख रुपए मुझे रिटर्न दो। 2 करोड़ पे 20 लाख रुपए 10% का रिटर्न बनता है, ह्यूज। कंपनी भी सोच समझ के ये शेयर इशू करती होगी, ऐसे नहीं करती होगी कि अब इस बंदे को हमें हर महीने जो है ना वो जो भी हम कमाएंगे और हर साल हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसका 20% इसको थमा देंगे। हर साल का होता है ना। साल हुआ ना, ओवरऑल तो आप साल में देंगे, तो 10% ऑफ द ईयर, वो अगर आपकी कंपनी में 5 करोड़ रुपए लगा रहा है तो आपसे कह रहा है मुझे 50 लाख रुपए हर साल चाहिए, ह्यूज, ज्यादा है भाई, ये ज्यादा है। कंपनी भी सोच समझ के ये काम करेगी। अच्छा यहां तक अगर आपने काम कर लिया तो फिर अब एक अच्छा फिर भी, लेकिन मेरी बात सुने, डिसएडवांटेज में एक डिसएडवांटेज आपके लिए अभी भी बहुत पुराना है लेकिन वैलिड है, वो क्या? स्टिल जवाब दीजिए। आपका डिसएडवांटेज तो तब भी ये है ना कि प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड तो नहीं होगा। कम्युलेटिव में होगा लेकिन कब? अगले साल, इस साल तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं सर प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका बिजनेस लॉस में, भाई तो लॉस में तो डिविडेंड नहीं दूंगा। तो प्रेफरेंस वाले ने आपको दिए थे, फर्स्ट करें कोई 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए वो खड़ा हो जाए, यार मुझे तो पहले साल तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो हो गया भाई, डिविडेंड नहीं दे सकते आपको। मेरी बात समझ में आई? लॉस होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। सर आप कहेंगे मैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे चला जाता हूं, तो कम्युलेटिव पे जाओगे तो उसके लिए भी तो 2 साल इंतजार करना पड़ेगा ना उस पैसे को लेने के लिए, उससे पहले तो नहीं आएगा आप। तो आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट ब्लॉक भी करवाते हैं। अच्छा यहां तक अगर आपने ये काम कर, कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद होती है, खत्म, डूब गए पैसे, आपने जितना पैसा लगाया उतना डूब गया। क्या कर सकते हो आप? आपको जो उसका ऑडिटर है, उसका जो ऑडिटर है वो आपको लाइबिलिटी है ना, आपने 2 लाख लगाए थे, वो 2 लाख आपके डूब गए। मैं तुम्हें बताऊं, मैंने 17-18 साल से पीपीएल का शेयर खरीदा हुआ है, कोई 17-18 साल, मैंने 2007 में अपनी यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में लिया था, आज तक मैंने पीपीएल की शक्ल नहीं देखी। पीपीएल, आप मुझसे पूछोगे पीपीएल का ऑफिस क्या है, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे, अच्छे शेयर थे, 23 रुपए के खरीदे थे, 500-800 रुपए के, आजकल 400 कुछ रुपए। 23 रुपए का एक शेयर था उस जमाने में, 13 रुपए मैंने प्रीमियम पे खरीदा था, अभी प्रीमियम भी समझा रहा हूँ आपको। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं एज अ शेयर होल्डर आज तक नहीं किया कंपनी, मैंने कंपनी का ऑफिस भी नहीं देखा, मैं तो इनकी वेबसाइट से अपना लॉगिन करता हूँ क्रेडेंशियल, और अपना जो भी डाटा चाहिए होता है ले लेता हूँ। साल में मुझे डिविडेंड भी वो बहुत थोड़े से देते हैं, तब भी मेरा शेयर वहां पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी मार्केट प्राइस अच्छी मिल रही है। 23 रुपए का खरीदा हुआ शेयर आज अगर 500 रुपए का बेचूंगा तो भाई मुझे फायदा होगा ना उसके ऊपर, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। तो इसका मतलब है सर कुछ लोग कुछ आपने कौन सा लिया? ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस नहीं अलाउ होता है। प्रेफरेंस में तो हमारी उस पे होता है ना, उस पे होता है।
प्रेफरेंस आपको एक तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा लेने होते होंगे और महंगे लेने होते होंगे। करेंसी भी गिर रही है तो प्रेफरेंस आपको बढ़ बाद में ना, मतलब आपके पास कम आए पैसे। अब यार मेरे पास फर्ज करो हुजैफा है ही 23,000 रुपए और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, आई हैव नो अदर ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, तो बस बात ही खत्म हो गई थी, मेरे पास ऑप्शन ये था। चलो भाई अब सुनो, यहाँ देखो मेरी बात सुनो, फिर एक हेडिंग डालें इशूएंस ऑफ शेयर की। सवाल इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बनते हैं इस टॉपिक में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है आपके कोर्स में। इशूएंस ऑफ शेयर्स, आखिरी काम, जरा 10-12 मिनट जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएं इसकी। बेटा जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, जब भी आप दुनिया में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, तो आपको पता है, आप अभी भी आप अपना कोई बिजनेस खोल लें, आपको पता है बच्चों वाली एंट्री सबसे पहले क्या पास करते हो, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ये आपकी बेसिक एंट्री है। ये तो आपका वो एंट्री है ना जो मैंने आपको 8 महीने पहले मैंने ही सिखाई। जब भी कंपनी में पैसा लगता है, बैंक को आप डेबिट करते हैं और कैपिटल को आप क्रेडिट कर देते हैं, डन, ये बात मैंने आपको समझा दी। सर इसी तरह अब यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा सर एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिखा है, इशूड, अब ये जो 1 है ना ट्रांजेक्शन, ये किसी और कंपनी की है, 2 किसी और की होगी, 3 किसी और की होगी, लिख रहा हूँ सर मैं इशूड 2000 शेयर्स ऑफ $1 ईच एट पार। 2000 शेयर्स आपने, ये अलग चीज है, आपने 2000 शेयर्स किसी कंपनी के इशू किए और कंपनी को अब $1 के हिसाब से पैसे मिलने जा रहे हैं। जवाब दें, पहले भी लिखने से पहले सोचिएगा, सर कंपनी अगर शेयर इशू करे तो सामने वाला बंदा उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा ना, तो कंपनी को चाहिए कि कंपनी कुछ ऐसी एंट्री बनाए, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। लेकिन सुनो, एंट्री नहीं बनाते, ये एंट्री नहीं बनाते कंपनी में, जब भी काम करते हैं तो कंपनी की एंट्री बनाते हैं सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। सर ये क्यों लिखते हैं? अब ये बात तो, हाँ प्रेफरेंस होता तो मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट करता, मैं अभी ऑर्डिनरी से समझा रहा हूँ। लेकिन सर ये बीच में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वर्ड एक डी लगा दूंगा ना, आप ओ लेवल्स वाले तो समझ जाओगे। ऑर्डिनरी शेयर्ड कैपिटल, एक कंपनी खुली उसमें हम सबने पैसे लगाए, तो जवाब दें वो हम सबका पैसा है तो किसी एक बंदे का या शेयर्ड अमाउंट है, तो नाम उसका लिखा गया ऑर्डिनरी शेयर्ड कैपिटल। आ रही है बात समझ में, इसको बोलते हैं ओएससी। तो मैंने कहा सर, अब यहाँ देखिएगा सर, मैंने कहा दो, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मुझे ये बात समझाई थी, नंबर ऑफ, आप समझा देंगे अब तो ये मुझे, नंबर ऑफ शेयर्स को आप मल्टीप्लाई किससे करते हैं बेटा? पार्ट वैल्यू से, पार्ट वैल्यू से करते हैं, तो आपके पास क्या आती है? अमाउंट। तो सर जवाब दें, 2000 शेयर्स को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा अमाउंट कितना बन गया सर? मेरा अमाउंट बन गया 2000। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अमाउंट भी मेरा कितना बन गया सर? 2000। सेम यहाँ भी नीचे भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय $1। अब एक ट्रांजैक्शन आप करें, फिर मैं आपको इसमें प्रीमियम की बात समझाता हूं। मैंने कहा इशूड 12,000 शेयर्स ऑफ $2 ईच एट पार। $2 का शेयर आपने $2 का इशू किया है, लेकिन आपने 12,000 शेयर इशू किए हैं। $2 का शेयर था, $2 पे इशू किया, ये क्या बात हुई सर? $2 जो उसकी वैल्यू थी, मैंने उतनी ही वैल्यू पे शेयर इशू कर दिया। सर तो ये सवाल आना चाहिए, सर क्या उससे ज्यादा पे भी इशू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे, अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले तो सर एक बात बताइए, एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। सर बैंक डेबिट करेंगे तो कितनी वैल्यू से करेंगे? 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे सर 2 से, तो अमाउंट आपके पास कितना आ जाएगा? अमाउंट आपके पास आ जाएगा 24,000। और सर यहाँ लिखेंगे नीचे, तो यहाँ भी आप सर 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे सर? 2 से, तो इसका अमाउंट भी आपके पास कितना आ जाएगा? इसका अमाउंट भी आपके पास आ जाएगा सर 24,000। मैंने लिख दिया सर यहाँ पे। डन, लिख लिया, समझ में आई बात? अब सुनो सर, कुछ अरसे कंपनी अगर चल जाए तो कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। अब सवाल सबसे पहले ये होना चाहिए दुनिया में, भाई मार्केट वैल्यू बढ़ कैसे जाती है? मैं उसका बड़ा आसान सा छोटा सा आंसर बता रहा हूँ आपको, शायद ये बात ना आपको फौरन ही क्लिक कर जाए। इसको यूं कह सकते हो, मैंने एक एसेट खरीदा 1 करोड़ का, 1 करोड़ का मैंने एक एसेट खरीदा, सही है? क्या उस एसेट की वैल्यू, एक लैंड खरीदा मैंने 1 करोड़ का, 10 साल से मेरे पास है, क्या उसकी वैल्यू 1 करोड़ ही रहेगी? बढ़ जाएगी ना उसकी वैल्यू। फर्ज करते हैं मैं कहता हूँ 2 करोड़ हो जाए, तो जवाब दो, अगर मेरा एसेट बढ़ जाएगा, अगर मेरे एक तरफ इक्वेशन में एसेट बढ़ जाएगा, तो दूसरी तरफ बताइए ऑटोमेटिकली सर मेरा इक्विटी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना सर। जब मैं पहले इक्विटी को, पहले मैं 1 करोड़ से डिवाइड करता था नंबर ऑफ शेयर्स को, अब मैं उसको 2 करोड़ से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जवाब में मेरी एक शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। सर क्या ये हमारे कोर्स में है? नहीं, आपके कोर्स में इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको इस बात का पता तो होना चाहिए ना कि यार, अब देखें किसका पता होना चाहिए? आपको पता तो होना चाहिए कि पार वैल्यू अगर 1 है और मार्केट वैल्यू अगर 2 है तो क्यों है?
मार्केट वैल्यू 2 इसलिए क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, ग्रो हो गई कंपनी। हो गई। हाँ, कंपनी 2 3 4 5 10 साल चल के वो कंपनी ग्रोथ पे आ गई। और ये बात समझ में, उस कंपनी के एसेट्स की वैल्यू अब ज्यादा है। अच्छा, फिर एक कंपनी की रेपुटेशन भी होती है, उसको कहते हैं गुडविल। गुडविल भी बढ़ गई। जब गुडविल बढ़ गई तो एसेट बढ़ गया, तो फिर उसकी इक्विटी बढ़ गई। तो अब सवाल का जवाब आपको खुद अब यहाँ ये मिलने वाला है। सुने जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, यहाँ आ गया सर, यहाँ लिखे सर इशूड, लिखे जरा इशूड 5000 shares of $1 each at $2। भाई जरा गौर से सुनना ही जो मैं कहने जा रहा हूं। मैंने लिखा सर आपने 5000 शेयर्स इशू किए, मगर वो 5000 शेयर्स आपने 5000 शेयर्स $1 वाले कितने के इशू किए, $2 के। सर जवाब दीजिए, $1 है, इसको मैं क्या बोलूंगा, पार वैल्यू। और $2 को मैं क्या बोलूंगा सर, $2 के मैं बोलूंगा मार्केट वैल्यू। सही है। अब जरा मैं आपको ना एक एंट्री समझा रहा हूँ, ये एंट्री समझिएगा सर। पहले तो मुझे एक बात बताइए सर कि ना, एक आपको एक काम की बात बता रहा हूँ सर, आपके कोर्स में ना शेयर की वैल्यू बढ़ना तो है, कम होना नहीं है। मार्केट वैल्यू MV इक्वल्स टू, मैं यहाँ मेंशन करूँ सर, मार्केट वैल्यू। अच्छा अब सुनो, आपके कोर्स में शेयर का बढ़ना, यानी शेयर अगर बढ़ जाए ना तो उसका नाम हम लेते हैं, आप हमारे कोर्स में उसका नाम है सर शेयर प्रीमियम। क्या बोलते हैं सर हम उसको, शेयर प्रीमियम। शेयर की प्राइस अगर बढ़ जाए, उसकी पार वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो उस वैल्यू के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, शेयर का प्रीमियम। और सर उसके नीचे हम उसके बाद यहाँ के लिखते हैं सर, यहाँ के हम मेंशन करते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब जरा मेरी बात सुनना और इस बात को समझना, ये बात मैं आपको बड़ी आसान लफ्जों में समझा दूंगा। बैंक हमेशा मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। बैंक की जो एंट्री होगी वो हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय किससे जाएगी, मार्केट वैल्यू से। ऑर्डिनरी, यहां रिस्ट्रिक्शन है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा, पार वैल्यू से। तो जवाब दें सर, मार्केट वैल्यू अगर 2 और पार वैल्यू अगर 1 है तो डिफरेंस कितने का है, 1। तो वो 1 कैसे निकलेगा, आप यहाँ देखें सर, यहाँ लिखेंगे आप सर नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ देखें प्रीमियम निकलता कैसे, मैं वो फॉर्मूला भी लिख दूं, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू माइनस क्या कर देंगे उसके अंदर से, पार वैल्यू। तो सर आपके पास ये फॉर्मूला बना। इतना मुश्किल फॉर्मूला है नहीं कोई, ये मैंने बना दिया है आपको समझाने के लिए। मैंने जरा थोड़ा सा इसको जरा डिटेल में बात की। सर अब जवाब दीजिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ, सबसे पहले क्या लिखूंगा, बैंक को क्या कर दूंगा, डेबिट। बैंक को डेबिट कितने से करूंगा, 5000 को मल्टीप्लाई कितने से करूंगा, 2 से। वेरी गुड। और सर शेयर प्रीमियम है तो शेयर प्रीमियम को मैं क्या कर दूंगा सर, क्रेडिट। किसी ने सवाल ये नहीं किया सर प्रीमियम क्रेडिट क्यों हुआ, प्रीमियम क्या, जवाब दीजिए। बिजनेस के लिए बढ़ती हुई अमाउंट है या कम होती हुई, बढ़ती हुई चीज रेवेन्यू होती है या एक्सपेंस होती है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट होता है। इसको भी क्रेडिट कर रहा हूँ मैं, आ रही है बात समझ में। फिर सर मैंने यहाँ लिखा सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में मैंने लिखा 5000 शेयर मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1। अमाउंट कितना आ गया आपके पास, 5000। अब जवाब दीजिए 1 और 2 का डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो 5000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो सर मेरा अमाउंट कितना आ गया, 5000 सर, तो 10000। और उधर भी सर वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सर, 10000, एंट्री बैलेंस हो गई है। आ रही है बात समझ में। एंट्री हमेशा क्या होती है, बैंक डेबिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या होता है सर, क्रेडिट। यही सर इसकी एंट्री होती है, एमसीक्यूज में आता है। हाँ हाँ, इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भरा पड़ा है। ये पढ़ो, ये काम की चीज है भाई। ऑथराइज्ड शेयर क्या होता है, जो गवर्नमेंट से आप रजिस्टर्ड करते हैं, उसमें, हाँ उसमें से आप निकाल के शेयर इशू करते हैं। पेड अप और कॉल्ड अप क्या होता है? पेड अप होता है जितने पैसे आपको मिल गए, कॉल्ड अप मतलब आपने उस 1 लाख शेयर आपने कंपनी से ऑथराइज करवाए, आपने कहा आपको इसमें से 50,000 की जरूरत है, उसको बोलेंगे कॉल्ड अप। और उसमें से भी सिर्फ पब्लिक ने आपको 25,000 शेयर के पैसे दिए, ये पेड अप, ऑथराइज, कॉल्ड अप, पेड अप। ये भी आगे अभी आपके पास एक एक करके आपको आ जाएगा इसमें नजर। डन है, यहाँ तक लिख लिया आप सर, सुने ये हो गया फोर्थ एंड लास्ट। उसके बाद फिर आप मुझे 2 एंट्रीज पास करके खुद देखें। इशूड लिखें सर 10,000 शेयर्स ऑफ $1.5 ईच एट $2। पार वैल्यू है इसकी 1.5 और आपने इशू किया है सर उसको 2 पे। इशूड
12,000 शेयर्स, हाँ, ऑफ $0.5 each at $0.8. शेयर प्रीमियम 0.5 से होगा, ओएस 1.5 से होगा, बैंक 2 से होगा। बैंक की वैल्यू आएगी आपकी 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 20,000। फिर आपके पास शेयर प्रीमियम आ जाएगा, शेयर प्रीमियम ऑफ 0.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 5,000। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा सर 15,000। लास्ट वाली एंट्री मौसम कैसे पास करेंगे, बैंक डेबिट 12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, it will be 10,000 9,600। और सर फिर मैं यहाँ लिखूंगा शेयर प्रीमियम, यहाँ लिखूंगा सर मैं 0.3 मल्टीप्लाई कर दूंगा सर मैं उसको कितने के साथ, 12,000 के साथ, आंसर आ जाएगा सर 3,600। और सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को यहाँ लिखूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12,000, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा सर इसके अंदर 6,000। चलें सर, अब यहाँ तक आपकी क्लास सर अब रुक गई। अब आपकी कल जो क्लास है ऑनलाइन, कल उसमें मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनवा दूंगा। सबसे अहम क्लास है, ज़रूर लीजिएगा, ऑनलाइन है, कल वाली क्लास ऑनलाइन है और कल ज़रूर लीजिएगा सब लोग। कल आपकी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी हो जाएगा और परसों से आप पास पेपर कर रहे हैं मेरे साथ। बस कोर्स आपका वाइंड अप हो रहा है, आप पास पेपर्स कर रहे हैं। और पास पेपर जो बोलूँ कुछ तो मैं दूंगा आपको, कुछ आपको प्रिंट करके लाने होंगे, तो साथ लाइएगा ताकि आप यहाँ कर सकें। हम सर ऐसी क्लास लेंगे जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको पास पेपर पे करने में जो आपको एडवांटेज होगा ना, 1 महीना प्रिंटेड है ईयरली, बस ले आना पूरा। नहीं ईयरली, हम ईयरली करेंगे, उसके बहुत फायदा होगा। टाइम ड्यूरेशन रख के करेंगे, टाइम मैनेजमेंट होगी आपकी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर, अल्लाह हाफिज़।